अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है आरिफ हबीब लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरने वाले हफ्ते में मार्केट ने अपनी ऊपरी रुझान को जारी रखा क्योंकि चीन ने 2.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्जे को रीफाइनेंस करने पर रजामंदी जाहिर की और हुकूमत चीन के 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेफ डिपॉजिट्स पर रोलिंग पर बातचीत कर रही थी। लेकिन दूर से इसकी इतनी ज़्यादा कशिश थी कि वो बयान नहीं कर सकता। फीमो सालाना पैदावार तकरीबन 4000 किलोग्राम है। वजह इसकी मार्केट पाम ऑयल महंगा होना है, इसी वजह से बढ़ा है। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाए हैं इसके इंपोर्ट पे। आइए हालिया खबरों के साथ आज का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान की खुदमुख्तार दर्जा बंदी में कमी के बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने मंगल को तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग्स और लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी काउंटर रिस्क रेटिंग को 5 सरकर्दा पाकिस्तानी बैंकों के B3 से CAA1 कर दिया। इस तनज़ली ने 7 साल बाद पाकिस्तान के सरकर्दा बैंकों को C कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया है। बैंक की दर्जाबंदी पर मनफी नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पर दर्जाबंदी वाले बैंकों के खुदमुख्तार कर्जों की सिक्योरिटीज के बहुत बड़े इनकाद की अक्कासी करता है, जो इनके टायर 1 सरमाए के 7 से 14 गुना के दरमियान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात माहाना 10.5% और सितंबर में साल बसाल 12.3% कम होकर 2.4 बिलियन डॉलर रह गईं। करेंसी डीलर्स ने कहा कि सितंबर के दौरान तरसीलात कम होने की असल वजह सरकारी और गैर कानूनी मार्केटों में डॉलर के निर्खों में फर्क है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने अपनी आलमी इक्तिसादी शरह-ए-नमू की पेशगोई को मजीद घटाकर 2% से नीचे कर दिया, इस इंतबाह के साथ कि सख्त तरीन अफरात-ए-ज़र अभी आना बाकी है। अपने 2023 के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में जिंदगी की लागत के बहरान का मुकाबला करते हुए आखिरी हरबे के आलमी कर्ज दहिंदा ने पाकिस्तान की GDP की शरह-ए-नमू 3.5% और अफरात-ए-ज़र की शरह 20% के करीब एक एलानिये के साथ पेश की है, जो कि पाकिस्तान के लिए 2022 के तखमीने पर मबनी है। अगस्त के आखिर तक दस्तयाब मालूमात और इसमें हालिया सैलाब के असरात शामिल नहीं हैं। शुगर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स ने हुकूमत से फाजल चीनी की बरामद की इजाजत देने और आज़ाद मंडी की मईशत को फरोग देने का मुतालबा किया है। चीनी की सनत गुज़श्ता 7 माह से इजाफी रकम बरामद करने की इजाजत मांग रही है, ये बताते हुए कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में अजनास की कीमत 560 अमेरिकी डॉलर फी टन से कम होकर 528.7 डॉलर फी टन पर आ गई है। इस वक्त पाकिस्तान की रोजाना घरेलू चीनी की खपत तकरीबन 16,000 टन है, जिससे जाहिर होता है कि इस साल नवंबर में अगले क्रशिंग सीजन के आगाज पर कम से कम 17,36,000 मीट्रिक टन अजाफी चीनी दस्तयाब होगी। इस हफ्ते में सितंबर 2022 के लिए कम CPI अफरात-ए-ज़र की तादाद देखी गई, जिसने मार्केट के खिलाड़ियों में उम्मीद पैदा की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस ऐलान के वो सैलाब में मजीद इमदाद फराहम करेगा जो रवा माह के दौरान मिलने की तवक्को थी, ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाया है। आरिफ हबीब लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरने वाले हफ्ते में मार्केट ने अपनी ऊपरी रुझान को जारी रखा क्योंकि चीन ने 2.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्जे को रीफाइनेंस करने पर रजामंदी जाहिर की और हुकूमत चीन के 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेफ डिपॉजिट्स पर रोलिंग पर बातचीत कर रही थी। APO के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इंदिरा परदाना संगावानाता ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे SMEs कौमी मईशतों में एक अहम किरदार अदा करते हैं और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन रुकन ममालिक की पैदावारी तंजीमों को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है ताकि उनके SMEs को फरोग दिया जा सके। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में कही। चीन की वजारत बराए एमरजेंसी मैनेजमेंट की क़यादत में 11 चीनी माहिरीन का एक ग्रुप मुल्क में सैलाब पर काबू पाने और कुदरती आफात से निपटने की कोशिशों में मदद के लिए पाकिस्तान रवाना हो गया है। इस ग्रुप को पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक समेत आला हुकाम ने रुखसत किया। चीनी फरीक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि माहिरीन का ग्रुप मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल करने और कुदरती आफात से बचाव और कंट्रोल के हवाले से चीन पाकिस्तान ताउन को फरोग देने और चीन पाकिस्तान हमवक्त दोस्ती को फरोग देने के लिए अपनी महारत हासिल करेगा। हक ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में भरपूर हमायत पर चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया।
चीनी वजारत खारजा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर चीन ने हमेशा दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की मदद और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उनकी मईशतों को बढ़ाने में मदद करने का अहद किया है। चीन ने इन ममालिक की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में ठोस तावन किया है, जिसका मुकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। इन ठोस इक़दामात के जरिए चीन तरक्की पजीर ममालिक के साथ हमेशा साथ खड़े होने के अपने अज़्म का एहतराम कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत मजीद पेशरफ्त की तवक्को के साथ चीन तरक्की पजीर ममालिक के लिए और भी ज्यादा ठोस फवायद फराहम करेगा। हमें यकीन है कि ऐसी मजीद अच्छी खबरें अभी आनी हैं। मंगल को पार्लियामेंट के अवाने बाला को बताया गया कि पाकिस्तान चीन से सरमायाकारी में इजाफे, ज़री शोबे में तावन बढ़ाने और पाकिस्तानी बरामदात के लिए मार्केट तक रसाई के जरिए इक्तिसादी तावन को वसअत दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन वसीउल बुनियाद और तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं, जो एक दूसरे के लिए बाहमी एतमाद, एहतराम और खैर सगाली के जज्बात पर मुश्तमिल हैं। इक्तिसादी मैदान में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। शरह सूद में इजाफे की वजह से डॉलर आलमी सतह पर दीगर करेंसियों के मुकाबले में बढ़ गया है, जिसने आलमी मईशत पर साया डाला है। वो खदशात जो फेड और इसके ज्यादातर साथियों की तरफ से मुसलसल जारहाना पॉलिसी को सख्त करते हुए आलमी मईशत को कसाद बाजारी की तरफ ले जाएंगे, हालिया महीनों में खतरे के जज्बात का एक बड़ा मुहर्रिक रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने मंगल के रोज खबरदार किया कि आलमी पैदावार के 1/3 की नुमाइंदगी करने वाले ममालिक अगले साल कसाद बाजारी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसने मरकजी बैंकों पर जोर दिया कि वो अफरात ज़र के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। हालिया मजबूत अमरीकी लेबर मार्केट की रिपोर्टों ने मार्केट की कुछ शरका के दरमियान उम्मीदों को खत्म कर दिया है। साल के आखिर में फेड के पॉलिसी साज शरह में इजाफे की रफ्तार को सुस्त कर सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कौमी कांग्रेस का बीजिंग में आगाज हो गया है। कांग्रेस ने अगले 5 सालों और इसके बाद चीन की तरक्की के लिए अहदाफ, काम और रहनुमा उसूल तय किए हैं। चीन भर से तकरीबन 2300 अरकान ने इजलास में शिरकत की, जिनमें 27% खवातीन हैं। 80 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के सहाफियों और 210 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फ्रेंस की कवरेज की। शदीद बारिशों की वजह से भारत की रियासतें और शहरी आबी ज़खायर सैलाब का शिकार हैं, जिसकी वजह से डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। सिर्फ हरिद्वार में शुमाली हिंदुस्तान के एक शहर में इस साल अब तक डेंगू के 386 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब ने तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक के पैदावार में कमी के फैसले की हिमायत में ताखीर की अमरीकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बारे में वाशिंगटन ने कहा है कि रूस के साथ साइडिंग के मुतरादिफ है और अमरीका सऊदी ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने की धमकी दे रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब को इन इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। सऊदियों का ख्याल है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने यह दरखास्त सिर्फ इसलिए की है कि इसे कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बारे में तशवीश है। अमरीकी महंगाई महीनों से 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर चल रही है और ईंधन की कीमतों पर काबू पाने में जो बाइडेन इंतजामिया की नाकामी पर अवामी गुस्से ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बढ़ा दिया है। तवानाई के बहरान ने फरवरी के आखिर से यूरोप में तवानाई की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुकामी करेंसी के लिहाज से गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अमेरिका यूरोप को महंगे दामों गैस फरोख्त करता है। यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां यूरोप जाने वाले हर माया कुदरती गैस बरदार जहाज पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का मुनाफा कमाती हैं। तवानाई की कीमतों में इजाफे ने एक खतरनाक ट्रांसमिशन चेन को जन्म दिया है, जिसका यूरोपीय मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। इसके साथ साथ तवानाई की आलमी कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे तवानाई दरामद करने वाले ममालिक को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान में एक ऐसा फल भी उगाया जाता है जिसके बारे में चंद ही लोग जानते हैं। चीन में इस फल ने अपने मुनफरिद जायके की वजह से मकबूलियत हासिल की और हसूल रोज़गार की जद्दोजहद करने वाले घरानों के लिए मुलाजमतें भी पैदा की हैं। इसे सूरज से मोहब्बत करने वाले पौधे के तौर पर जाना जाता है, जिसे रोज़ाना 12 घंटे बराह रास्त सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। क्या इसे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लगाया जा सकता है? आइए एक नज़र डालते हैं। इस फल को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे
کانٹے اس کے اندر لگے ہوئے ہوں گے. باہر سے اس کی شکل ایسی تھی لیکن دور سے اس کی اتنی زیادہ کشش تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا. یہ گلابی رنگ کا ہے اور اس پہ یہ سبز رنگ کے پتوں کی طرح کا چھلکا ہے, گلابی اور سبز, اور یہ چین میں بہت ہی مقبول پھل ہے اور چینی لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں. گلابی بولڈ اور الگ شکل والا یہ کون سا پھل ہے جو لوگوں کو گہرا تاثر دیتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے, اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے, یہ ذائقے میں ڈریگن فروٹ جیسا ہے. میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو توانائی سے یہ بھرپور ہے اور آپ اس کو فروٹ چاٹ میں استعمال کر سکتے ہیں, جوس بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. خریدنے کے بعد جب میں گھر گیا اس کو کاٹا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے یہ بالکل ملائم تھا, ایسے ہی تھا جیسے کیوی اگر آپ نے کبھی کھائی ہو تو کیوی کی طرح. اس پھل کو پٹایا کہتے ہیں, اسے ڈریگن فروٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ نام اس کی منفرد شکل سے اخذ کیا گیا ہے, جہاں سپائکس آگ سے مشابہت رکھتے ہیں اور سکیل ڈریگن سے مشابہت رکھتے ہیں, جیسا کہ چینی افسانوں میں دکھایا گیا ہے. اگرچہ پھل کا نام خوفناک لگتا ہے لیکن یہ پھل خود کافی غذائیت سے بھرپور ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے کم سے کم کھادوں اور بائیوسائڈز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک سبز ماحول دوست پھل کے طور پر سمجھا جاتا ہے جس میں صحت کے کچھ فوائد ہیں. جو ہے مقبول ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو, شوگر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے کافی زیادہ فوائد ہیں. چین دنیا کا سب سے بڑا ڈریگن فروٹ استعمال کرنے والا ملک ہے. 2014 سے 2022 تک چین میں پٹایا کی کھپت میں 1.14 ملین ٹن کا اضافہ ہوا, جس کی شرح نمو 122% ہے. اضافہ نہ صرف پھلوں کی فروخت کے حجم کے لحاظ سے دیکھا گیا بلکہ فروخت کے علاقے کے لحاظ سے بھی دیکھا گیا. یہ اصل جنوبی صوبوں سے شمالی صوبوں تک پھیل گیا. اب ڈریگن فروٹ چین کی تقریباً ہر مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے. جہاں تک ذائقے کی بات ہے تو اس سے نہ صرف چینی لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ چین میں رہنے والے پاکستانی بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ اعلیٰ قدر کا حامل فروٹ ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھا زر مبادلہ لا سکتا ہے تو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے. لہٰذا اسے پاکستان میں اگایا جا سکتا ہے. پھر اس کی معیاری پیداوار کی اچھی تشہیر اور تجویز کردہ پیکیجنگ اسے برآمدی اشیاء کا حصہ بنا سکتی ہے. تو چائنا میں اب یوں سمجھے کہ جب بھی میں فروٹ چاٹ بناتا ہوں اس کے بغیر میری فروٹ چاٹ ادھوری ہوتی ہے. تو پاکستانی بھی اس کو یقیناً شوق سے کھانا پسند کریں گے. اس کا ملک شیک بھی بنایا جا سکتا ہے. یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اگر لوگ واقعی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو یہ پھل پاکستان میں صرف اعلیٰ درجے کے ریستورانوں میں ہی کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہمارے یہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے. سب سے دوسری بات ہمارے یہ ہے کہ ہمیں ریسورسز نہیں ہے. تیسری بات ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایگریکلچر کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں. پاکستان میں ابھی اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں اتنا پاپولر ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ماحول ہے, جو انوائرمنٹ ہے, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پھل شروع میں انڈونیشیا میں بہت زیادہ کاشت کیا جاتا تھا. پٹایا کا تعلق جنوبی میکسیکو اور وسطی امریکہ سے ہے. چین میں پودے لگانے کی اس کی سینکڑوں سال کی تاریخ ہے. پٹایا کی بڑے پیمانے پر کاشت چین میں صرف 1 یا 2 دہائی قبل شروع ہوئی تھی. پٹایا کی چین میں طویل عرصے سے موجودگی نہیں ہے لیکن اس کی مقبولیت کی وجہ سے چین دنیا میں پٹایا کا سب سے بڑا صارف اور پروڈیوسر بن گیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ چین میں 20 سے زیادہ اقسام کے ڈریگن فروٹ جو ہیں کاشت کیے جا رہے ہیں. 2010 سے 2021 تک چین میں ٹراپیکل پھلوں کی کل پیداوار میں پٹایا کے حصص 11 سالوں میں 0.25% سے بڑھ کر 5% ہو گئے. 2021 میں چین میں پٹایا کے پودے لگانے کا رقبہ 1 ملین سے تجاوز کر گیا جس نے ویتنام کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا. جہاں تک پٹایا کے پودے لگانے کے علاقے میں تیزی سے توسیع کی وجہ ہے اس کی مقبولیت کے علاوہ کسانوں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس پھل کا پودا لگانا آسان ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پھل کیکٹس پہ اگایا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ عام دکانوں پر ملتا ہے. لیکن کسان ڈریگن فروٹ توڑتے ہیں اور اسے براہ راست زمین میں گاڑ دیتے ہیں
बुनियादी तौर पर ये 4 माह में पक जाता है। पटाया कैक्टस की कई मुख्तलिफ अनवाह का फल है। आसानी से उगने वाला कैक्टस की अनवाह का आम किरदार है। कैक्टस दरख्तों पर, दीवारों के दरमियान और यहाँ तक कि बंजर गोभी में भी जिंदा रह सकता है। ताहम पटाया के बड़े पैमाने पर पौधे लगाने के लिए उम्दा इंतजाम और पौधे लगाने की महारतें जरूरी हैं। फिलहाल एक ही दरख्त पर 4 मराहिल के फल लटक रहे हैं। सुर्ख रंग वाले पक चुके हैं और कटाई के लिए तैयार हैं। सब्ज रंग के भी हैं। फूल बल्कि कलियां भी दरख्त से लटक रही हैं। एक दरख्त पर मुख्तलिफ मराहिल में पिताया भी देखा जा सकता है। चुनाचे मजमूई तौर पर पैदावार बहुत है। फी मो सालाना पैदावार तकरीबन 4000 किलोग्राम है। पटाया के यहाँ इतनी अच्छी तरह उगने की वजह यह है कि काश्तकारों ने कई सालों में पौधे लगाने के साइंसी तरीकों का एक मजमुआ जमा किया है। पटाया ट्रॉपिकल इलाकों से आया था। ये आला दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कम दर्जा हरारत को नहीं। अगर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो ये बढ़ना बंद कर देगा। अगर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो तो किसान को फल की निगहदाश्त के लिए पानी के छिड़काव से ठंडक पहुंचाने जैसे तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है। अगर दर्जा हरारत बहुत कम हो तो ग्रीन हाउस का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। 2 खुफिया हथियार पटाया लगाने की किस्मत का तयन करते हैं। पटाया सूरज की रोशनी को पसंद करता है। इसे दिन में 10 घंटे से ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन मौसम खिजा में सूरज गर्मियों की निस्बत बहुत पहले गरूब हो जाता है। पटाया के फलने फूलने का पहला खुफिया हथियार पौधे उगाने वाले लैंप हैं। ये पिताया के पौधे उगाने के लिए लैंप है। सर्दियों की निस्बत गर्मियों में सूरज देर से गरूब होता है। हम सर्दियों में पौधे उगाने के लिए इजाफी तौर पर लैंप इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधा फल की 2 इजाफी पैदावारें दे सके। पिताया दरख्त की मजमूई पैदावार बढ़ जाएगी। पौधों की नशोनुमा के लिए जिंदगी का जरिया होने के अलावा रोशनी कीड़ों के लिए भी कशिश का बायस बन सकती है। पिटाया के पौधे लगाने के दौरान ट्रैप लाइट दूसरा खुफिया हथियार है। ये बायोसाइड के इस्तेमाल को कम करने में मदद करता है। ये LED है जो फलों के कीड़े मकोड़े फांसने और मारने के लिए इस्तेमाल होती है। फलदार पौधों के लिए कीड़े मकोड़े मोहलिक हो सकते हैं। इस LED के साथ अब हमें कीड़े मकोड़े मारने के लिए केमिकल्स की जरूरत नहीं रही। ये एक तबई तरीका समझा जाता है जिसका हमारी ज़राअत पर बड़ा असर है। आप हयात कुछ स्प्रे किए बगैर हशरात से महफूज रह सकते हैं और इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। चीन 20 साल के अरसे में दुनिया में पटाया का सबसे बड़ा काश्त करने वाला मुल्क बन गया है। फल आसानी से उगने वाला है और इसका एक बड़ा गाहक है। चीन और पाकिस्तान मुस्तकबिल में कैसे ताउन कर सकते हैं? उम्मीद है कि पाकिस्तान के सहराई इलाकों में जहाँ पे कैक्टस अच्छा उग सकता है वहाँ पे इस फल को काश्त किया जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला इससे कमाया जा सकता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में इसको भेजा जा सकता है। तो मैं अपने फार्मर्स को यही सजेस्ट करूँगा पाकिस्तान में कि आप ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन करें। ड्रैगन फ्रूट इंतहाई आपकी इकोनॉमिकली सोर्स का एक ज़रिया बनेगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम और कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च हो रही है। उसके अलावा चाइना की बहुत सारी कंपनी इस पर काम कर रही हैं। आप उनसे कोलैबोरेशन करें और कुछ फार्म्स लगाएं और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सोर्स बनेगा इकोनॉमिकली। मैंने सुना है ये सेहत के लिए मुफीद है। मैंने इसे पाकिस्तान के कुछ अच्छे 5 स्टार होटलों और रेस्तोरानों में खाया है, मगर यहाँ चाइना में ये आराम से दस्तयाब है और इसको बहुत सारे सेहत अफजा फवायद की वजह से इस्तेमाल के लिए तजवीज़ किया जाता है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान का पाम ऑयल का दरामदी बिल $4.5 बिलियन से बढ़कर $6 बिलियन हो जाएगा। पाम ऑयल कैटरिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और ओली केमिकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये सब्जियों का तेल है जिसकी पैदावार, खपत और बैनुल-अक़वामी तिजारती हुजम दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये सोयाबीन तेल और रेपसीड तेल के साथ दुनिया के 3 बड़े सब्जियों के तेल में से एक है। आलमी पाम ऑयल की दरामद और बरामदी तिजारत के आदादो शुमार से पता चलता है कि 2021 में आलमी पाम ऑयल की दरामद का हुजम
48.092 मिलियन टन था, जो कि साल ब साल 1.31% ज्यादा है। 2021 में आलमी पाम ऑयल की बरामदात का हुजम 49.671 मिलियन टन था, जो कि साल ब साल 3.36% ज्यादा है। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो कंजम्पशन को तकरीबन आप 204 मिलियन के करीब जो है टन वो इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से ज़्यादा जो है वो पाम ऑयल कंट्रीब्यूट करता है, वो 32% के करीब। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है कि जो सोर्सेज हैं वो आप पाम ऑयल है, फिर हमारा सोयाबीन इंपोर्ट होता है, और ये दो कमोडिटीज़ जो है इंपोर्ट होती हैं, सोयाबीन सीड और पाम का जो वो रिफाइंड ऑयल डायरेक्टली पाकिस्तान में आता है। डोमेस्टिकली हमें जो क्रॉप्स मिलती हैं वो सनफ्लावर है, कनोला है, सरसों है, और इसी तरह के मल्टीपल हैं जो कि हमें कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज़ उन वहाँ से मार्केट से परचेज़ करके अपने अपने ब्रांड्स में फिलिंग करती हैं और प्रोसेस करते हैं। तो जो पूरी दुनिया में आप देखें तो दो मेजर कमोडिटीज़ हैं जो कि पाम ऑयल है और सोयाबीन है। इन दो का आपस में जो मुकाबला भी जारी रहता है, और पाम निस्बतन क्योंकि वो उसकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, तकरीबन आप कह लें कि फ़ी हेक्टर के हिसाब से 3.57 टन्स जो है वो पर हेक्टर, हेक्टर से मुराद आप 2.45 के करीब तकरीबन इसका पर हेक्टर होता है एकड़ के हिसाब से। तो एकड़ के हिसाब से हम लेखें तो 1.5 टन बन जाता है वो पाम यील्ड है। उसकी निस्बत अगर सोयाबीन को देखा जाए तो वो कुछ तकरीबन 175 लीटर जो है वो सोयाबीन यील्ड होती है, और वो सीड बेस्ड जो है वो उसकी प्रोडक्शन है। जबकि पाम जो है वो दरख्त से वो बनता है, तो दरख्त इतनी जगह भी नहीं लेते और उसकी ज़मीन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और ये 25-30 साल तक ये दरख्त जो है वो फल देता रहता है। ऑयल पाम एक आला पैदावार वाला पेरेनियल ऑयल प्लांट है, और इसकी फी यूनिट रकबे पर तेल की सालाना पैदावार दीगर पौधों की निस्बत कहीं ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला प्लांट बनाता है। पाम ऑयल एक सदाबहार लकड़ी वाला पौधा है जिसे हर साल लगाने की जरूरत नहीं होती। इसकी पैदावारी लागत दीगर तेल की फसलों के मुकाबले में बहुत कम है, और इसकी ज्यादा पैदावार पाम ऑयल को दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत का मुकाबला करने वाला सब्जियों का तेल बनाती है। पाम ऑयल की आलमी पैदावार बुनियादी तौर पर चंद ट्रॉपिकल ममालिक जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में होती है, जिनमें से इंडोनेशिया की आलमी बरामदात का तकरीबन 35% हिस्सा है। इस साल 28 अप्रैल को मकामी पाम ऑयल की कमी से निपटने के लिए इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामद को मुअत्तल करने का फैसला किया, जिसकी वजह से सब्जियों के तेल की आलमी कीमत एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुनिया भर में खराब मौसम और रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से मार्केट मजीद सख्त हो गई। पाम ऑयल के बड़े दरामद कुनंदा के तौर पर पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर हुआ है। वजह इसकी मार्केट पाम ऑयल महंगा होना है, इसी वजह से बढ़ा है। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाए हैं इसके इंपोर्ट पे, वो उस वजह से भी रेट बढ़े, ये चीज़ें। बजट पे ज़ाहिर बजट पे जो है वो इस पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि ऑयल के अलावा बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। उस पे जो है वो सैलरी पर्सन के ऊपर जो है वो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सैलरी जो है उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जो है वो महंगाई में जो है वो 100-150 गुना जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो परेशानी तो है, बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा होता है। कुकिंग ऑयल कीमतों में इजाफे की वजह से सेल थोड़ा पड़ा है। कस्टमर वो घी की तरफ मोटिवेट हुआ है, मतलब कि जो कम कीमत में कोई अवेलेबल होता मिलता है तो घी यूज़ कर रहा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, इस वजह से। कुकिंग ऑयल जी इजाफे की वजह से एक तो ये असर पड़ा है कि कुकिंग ऑयल मार्केट में शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से तमाम जितना भी बर्डन था वो यूटिलिटी स्टोर की तरफ मूव हो गया। जो कस्टमर में मार्केट में ऑयल नहीं मिल रहा था वो सारे यूएससी की तरफ मूव होना शुरू हो गए। तो असर तो पड़ता है, जब किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंस आती है, प्राइस हिट करते हैं तो वहाँ पे पता है कि वो असर तो पड़ता है, इम्पेक्ट पड़ता है, लेकिन गरीब आवाम पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान
میں بالکل اسی طرح سے جیسے پوری دنیا میں ہے اس وقت، کیونکہ ایک پوری دنیا میں جو آپ کو معلوم ہے کہ پرابلمس چل رہی ہیں، جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں جو پچھلے کچھ 2 ماہ پہلے جو پام آئل کی سپلائیز کا ایک ایشو آیا، یوکرین کی وار سے پہلے جو ایک پرابلم کریٹ ہوئی سویابین کی شارٹیج کے حوالے سے، تو آل آف اے سڈن مارکیٹ جو ہے وہ ایک $800-900 سے اٹھ کے تو $1500 اور پھر وہاں پہ بھی نہیں رکی اور $1800 پہ چلی گئی. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں پاکستان خاص طور پہ کچھ اور بھی مسائل کا شکار ہے، جس میں کرنسی کی ڈیویلیوشن شامل ہے. تو جو 2 ماہ پہلے صورتحال تھی، ابھی جو ٹرانزٹ میں سٹاکس ہوتے ہیں وہ پاکستان میں پہنچے ہیں پچھلے مہینے، اور اس کے بعد پھر آبویسلی مارکیٹ کے اوپر اس کا اثر آیا ہے. مارکیٹ فوراً نیچے گئی. کوئی انڈونیشیا نے پابندی لگائی ہوئی تھی ایکسپورٹس کے اوپر، اور ان کا اپنا کوئی ملک کے ایشوز تھے جس کو انہوں نے سیٹل کرنا تھا، کیونکہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے اوپر ان کا فوکس تھا کہ وہاں سپلائیز پوری ہوں. تو جب وہ سپلائیز پوری کروائی ہیں انہوں نے، اور پاکستان کو پرائورٹی کے اوپر یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکویسٹ کے اوپر وہاں کی گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا. ہمارے جو منسٹر آف انڈسٹریز ہیں مرتضیٰ محمود صاحب، وہ بھی گئے سید. تو اس کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پہ سپلائی کی گئی. تو 15 جہاز پاکستان میں آئے. معاہدے کی بنیاد پر انڈونیشیا نے اس بار پاکستان کو 25 لاکھ ٹن خوردنی تیل فراہم کیا ہے. پاکستان شماریات بیورو کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 2 مہینوں میں پاکستان کی غذائی درآمدات میں 65.45% اضافہ ہوا ہے، جس میں گندم، پام آئل اور سویابین آئل شامل ہیں. جولائی سے اگست تک پاکستان نے $392.83 بلین یعنی $1.658 بلین کی خوراک درآمد کی، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں $238.88 بلین تھی. ان میں سے $157.79 بلین یعنی $666 ملین کا پام آئل درآمد کیا گیا، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 68.67% زیادہ ہے. پاکستانی وزیر خوراک کے مطابق 2023 میں پاکستان کا پام آئل کا درآمدی بل $4.5 بلین سے بڑھ کر $6 بلین ہو جائے گا. حال ہی میں پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 1/3 حصہ سیلاب کی زد میں آ گیا، جس سے ہزاروں ایکڑ چاول اور پھلی کی فصلیں تباہ ہو گئیں. مقامی کسانوں کو خدشہ ہے کہ اگلے سال خوراک کی شدید قلت ہو سکتی ہے. ناف گیلانی نے کہا کہ پاکستان میں کھجور کے درختوں کی شجرکاری کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. میں بڑا اس چیز کو عینی شاہد ہوں کہ انڈونیشیا اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈونیشیا میں اسی طرح سے سب سے بڑی پاپولیشن تھی ایک ٹائم میں، اور وہاں پر جتنی بھی مسلم ہیں وہ ڈفرینٹ کاروبار کرتے تھے. جتنی انویسٹمنٹ آئی وہ چائنا سے آئی ہے، چائنیز نے وہاں جا کے کی. ملیشیا میں بھی چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے، اور سنگاپور ایک ہب ہے، وہاں پہ ہیڈ آفیسز ہیں مختلف کمپنیز کے. اس طرح سے پاکستان میں بھی اگر پلانٹیشن کے اوپر انویسٹمنٹ کروائی جائے اور پام کو پروموٹ کیا جائے، بلکہ پام ہی کیوں، آپ اگر دیکھیں تو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ابھی تو ہے، سن فلاور کی ہے، سویابین کی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی ہم کنولا کی بات کر لیں، سرسوں کی بات کر لیں، تو اس کو سپورٹ کر کے تو اس کی پروڈکشن کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے کہ اس کی جو فصلیں زیادہ سے زیادہ لگائی جائیں اور اس کے اوپر اس کی پروڈکشن کو بہتر کیا جائے، اس کی ییلڈ بڑھائی جائے، اور جدید ٹیکنالوجی یوز کر کے ہمارے جو کسان حضرات ہیں ان کو قرضے دیے جائیں، ان کو سہولت دی جائے. تو وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ $6 بلین جو ہے وہ سیو کر سکے سارا کا سارا. آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک. دیکھنے کے لیے شکریہ. ملتے ہیں اگلی بار.